न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले आपको बताएंगे उन 4 बड़ी खबरों के बारे में जिन पर देश की निगाहें और विस्तार से जानकारी देंगे। फिक्सिंग वाले बयान पर महाराष्ट्र से बिहार तक संग्राम छिड़ा हुआ है। फडणवीस ने कहा कि अपनी गलती का दोष सिस्टम पर राहुल गांधी डाल देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले डर गई है कांग्रेस। राजनीतिक बयानों का दौर शुरू हो गया, विस्तार से आपको बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। विवादित शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी की कोई भूमिका नहीं है। इस पर क्या राय आ रही है, किस तरीके से विवाद हो रहा है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की सगाई हो गई है। लखनऊ में जुटे क्रिकेट और राजनीतिक जगत के तमाम दिग्गज, 300 से ज्यादा वीआईपी आए हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के कटनी में फैक्ट्री में ऐसी आग लगी जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। आग में 2 करोड़ से अधिक के नुकसान की खबर है। आग बुझाने के लिए 150 बार से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी लेकर आना पड़ा। आग पहले लमतरा के प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी और उसके बाद देखते ही देखते पास की थर्माकोल फैक्ट्री तक जा पहुंची। तस्वीरों में देख सकते हैं कि फैक्ट्री में भयंकर आग लगी हुई है। आग की वजह से आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन गोदाम में लगी आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के पसीने छूट गए। आग शनिवार शाम 5 बजे के करीब लगी। हालात ये हो गए कि पहले 30 से 35 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया, लेकिन आग बेकाबू होने पर दमकल की 150 से अधिक गाड़ियां बुलानी पड़ी। आगजनी की घटना में कोई भी जान नहीं गई है। लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का अनुमान है कि चीजें नष्ट हुई हैं। फैक्ट्री में रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। दोनों फैक्ट्री जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी के एक लेख पर बिहार से दिल्ली तक सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का हिंदी और अंग्रेजी अखबार में एक लेख छपा है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर फिक्सिंग करके चुनाव जीतने के आरोप लगाए हैं। और राहुल गांधी ने पिछले साल नवंबर महीने में हुए महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए लेख में दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में धांधली करके जीती है। राहुल गांधी ने 5 तरीके भी बताए और सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई है। पहला, राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी ने वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाए। राहुल गांधी ने दूसरा आरोप लगाया कि जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर थी वहां फर्जी वोट डलवाए गए। राहुल गांधी का तीसरा आरोप था कि शाम 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ा। राहुल गांधी ने चौथा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में अपने हिसाब के लोगों की नियुक्तियां की। वहीं राहुल गांधी ने 5वां आरोप लगाते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद फर्जी वोटिंग के सभी सबूत मिटा दिए गए। राहुल गांधी ने कहा कि अब अगला नंबर बिहार का है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी ने जैसे चुनाव में गड़बड़ी करके महाराष्ट्र चुनाव जीता, वैसे ही चुनाव में धांधली करके बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव भी जीत लेगी। राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने लेख के जरिए बीजेपी पर चुनाव में फिक्सिंग के आरोप लगाए, इसलिए बीजेपी ने भी लेख के जरिए ही राहुल गांधी पर पलटवार किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठी अखबार में एक लेख लिखा। राहुल के आरोपों को जनता के जनादेश का अपमान बताया। उन्होंने लिखा, जिन लोगों को जनता ने नकारा वो जनता के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने लिखा कि बीजेपी सरकार ने काम किया है, इसलिए जनता ने वोट दिया है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने वाले आरोपों का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि शाम के समय मतदान केंद्रों में भीड़ थी, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने ईवीएम में छेड़छाड़ को निराधार बताया और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी के आरोपों को फर्जी बताया। बीजेपी ने राहुल के एक दावे का सीधा और सटीक जवाब दिया तो राहुल गांधी को गठबंधन में शामिल तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ मिला। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला दिए हैं। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही आशंका जताई है। शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है।
चूंकि विपक्ष ने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव जैसी धांधली बिहार में होगी, इसलिए एनडीए में शामिल लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के लेख को बिहार में संभावित हार के चश्मे से देखा। दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी को मौसम वैज्ञानिक बता दिया और तंज भरे लहजे में कहा कि राहुल गांधी नए तरह के मौसम वैज्ञानिक बन गए हैं, इसलिए अपनी हार का अनुमान लगा रहे हैं। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और आसपास के लोगों को सूदखोरी के जाल में फंसाकर डराकर उनकी संपत्ति हथियाने वाले रायपुर के तोमर बंधुओं पर शिकंजा कस रहा है। कल करोड़ों की बरामदगी हुई और आज तोमर ब्रदर्स के आलीशान घर पर आईटी और नगर निगम दोनों ने दस्तावेज चेक किए हैं। नगर निगम की टीम ने घर की नपाई की और दोनों के पास मौजूद अन्य संपत्तियों के कागजात भी मांगे गए। अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर तोमर ब्रदर्स की कमाई का जरिया क्या था, दोनों ने अब तक कितना टैक्स भरा और दोनों के पास कितनी बेनामी संपत्ति है। आज के छापे में आईटी और नगर निगम की टीम कई दस्तावेज ले गई। हालांकि अभी तक वीरेंद्र और रोहित तोमर फरार चल रहे हैं। इन दोनों पर एक प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट और धमकाने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया, जिसमें अब बहुत सारे राज खुलकर सामने आ रहे हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं धर्मनगरी हरिद्वार की। हरिद्वार को शराबियों ने दारू पीने का अड्डा बना लिया है। बहुत सारे युवा अब दर्शन के इरादे से नहीं बल्कि दारू पार्टी करने के मकसद से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ हुड़दंगी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें हरियाणा नंबर की क्रेटा कार में सवार 2 युवक कार का सनरूफ खोलकर खुलेआम शराब पीते नजर आए। बताया गया कि कार में 5 लोग सवार थे जो पूरे रास्ते शराब पीकर हुड़दंग कर रहे थे, लेकिन किसी ने जाम छलका रहे इन युवकों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार के नंबर के जरिए डिटेल निकालकर 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने सख्ती दिखाई तो इनके तेवर ढीले पड़ गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। भविष्य में इस प्रकार की गलती हम कभी दोबारा नहीं करेंगे। हम माफी मांगते हैं, आप हमें माफ कर दो। हम दोबारा उत्तराखंड में ऐसी गलती करते नहीं करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने आरोपियों पर मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। और अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने गोवा मेडिकल कॉलेज के एक सीनियर डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे एक डॉक्टर पर बुरी तरीके से भड़कते दिखे। बताया गया कि एक मरीज की शिकायत पर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। विश्वजीत राणे डॉक्टर से ये कहते दिखे कि उन्हें किसी मरीज के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। You learn to control your tongue. You're a doctor. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. गोवा मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर को समझाते समझाते अचानक स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। I am telling you, you listen. Go home. Go home. You can go home. स्वास्थ्य मंत्री के इस वीडियो को गोवा कांग्रेस ने शेयर किया है। स्वास्थ्य मंत्री के डॉक्टर के साथ किए गए इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठाए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां पर एक कार में आग लग गई। आग लगने की वजह से कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। हादसे में कार सवार युवकों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। कार जैसे ही कंदरापुर गांव के पास धौरेल मार्ग पर पहुंची उसमें आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक कार में सवार 5 लोग शादी समारोह में जा रहे थे। आग लगने के बाद सभी लोग कार से कूदकर भाग गए। अभी तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस कार सवारों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम के बयान पर कोलकाता से दिल्ली तक सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने ममता सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी में हाकिम के बयान को लेकर आक्रोश है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सही जवाब दिया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कायर पुरुष की तरह एक बड़े देश के डर से सेना को रोक दिया। सेना ने भारत के सम्मान की रक्षा की। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো বড় কিছু নেই, বরং একটা বড় দেশের ভয়ে সেনাবাহিনীকে আটকে দিয়েছে কাপুরুষের মতন। সেটা অন্যায়।
ममता सरकार के मंत्री के इसी बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर फिरहाद हकीम का वीडियो शेयर करते हुए पलटवार किया। ये वही शख्स है जिसने एक बार कोलकाता के कुछ हिस्सों को मिनी पाकिस्तान कहकर बदनाम किया था और खुलेआम भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सपने देखता है। अब वही शख्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पीएम मोदी के खिलाफ घिनौना हमला कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पीएम ने सेना को खुली छूट दी और हमने 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा। हकीम चाहें तो पाकिस्तानी रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं। रियाद हकीम साहब जैसे लोग जो दिल से पाकिस्तानी हैं, वो थोड़ा अपने पाकिस्तान के रिलेटिव्स जो है उनके वहाँ पे उनसे थोड़ा बात कर ले, उनको पता चल जाएगा। बीजेपी ने हकीम के बयाने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि हकीम का बयान पीएम मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश है। इस पर आरजेडी ने कहा कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ है। आरजेडी ने फिरहाद हकीम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, फिरहाद हकीम जी ने किस संदर्भ में ये बातें कही है ये मुझे नहीं पता, ये वो बेहतर बताएंगे, उनकी पार्टी के लोग बताएंगे। हकीम पर आरजेडी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीज फायर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जो देश की जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सीज फायर की घोषणा हुई, उन्होंने कहा हमारी मध्यस्थता में हुई। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि देश फिरहाद हकीम की सोच को जानता है और पीएम मोदी भी सबका जवाब देना जानते हैं। ये वही आदमी है, इनकी कितनी भारत परस्त सोच है ये सब कोई जानता है। फिरहाद हकीम अपने आप को नरेंद्र मोदी से कंपेयर करने की कोशिश न कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी विरोधियों को और देश के देशद्रोहियों को अच्छी तरह से जवाब देना जानते हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के पास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर का निर्माण होना है। इसके लिए बांके बिहारी मंदिर के आसपास इलाके में सर्वे का काम शुरू हो गया है। हाथों में इंच टेप, घरों से लेकर दुकानों की नपाई, घरों के दरवाजे, घरों की ऊंचाई सब नापी जा रही है। सर्वे करने वाली टीम का गठन मथुरा के जिलाधिकारी ने किया है। इस टीम की जिम्मेदारी 2022 में हुए सर्वे को अपडेट करने की है। देखा जा रहा है कि पिछले 3 साल में दुकान मकान में कोई फर्क तो नहीं है, सब कुछ एक रजिस्टर में नोट हुआ। मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर सर्वे की जद में आने वाले हर सवाल का जवाब दिया। किसी भी जिनका भी घर मकान या दुकान आएगी तो उसमें कॉरिडोर में उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके सभी हितों का पूरा ध्यान रखे। साथ ही डीएम ने साफ किया कि मंदिर का किसी भी तरह से अधिग्रहण सरकार नहीं करने जा रही। बांके बिहारी मंदिर का कोई भी अधिग्रहण सरकार के द्वारा ट्रस्ट के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। जो सेवायत है, जो उनकी पूजा पद्धति है, जो माननीय सिविल न्यायालय द्वारा तय किया हुआ है, उसी के तहत चलेगी। सर्वे पूरा होने के बाद मथुरा जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे की तैयारी भी शुरू हो सकती है और एक आंकड़ा बनाया जा सकता है कि कितना मुआवजा दिया जा सकता है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी आज बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आर्मी चीफ काफी देर तक केदारनाथ धाम की भव्यता को निहारते रहे। जैसे ही आर्मी चीफ केदारनाथ धाम पहुंचे, मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। आर्मी चीफ को देख दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव की जयकारों के बीच भारत माता की जय के नारे लगाए। आर्मी चीफ ने परिवार संग बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की। वो करीब आधे घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। इस दौरान आर्मी चीफ काफी देर तक केदारनाथ धाम की भव्यता को निहारते रहे। बता दें कि केदारनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं के साथ ही वीआईपी यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। बीते 6 जून को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी केदारनाथ दर्शन को पहुंचे थे। वहीं 2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केदारनाथ के दर्शन किए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लोग तेंदुए की दहशत में जीने को मजबूर हैं। इस दौरान लखीमपुर खीरी के धौरहारा क्षेत्र से एक वीडियो आया है जिसमें 2 तेंदुए पेड़ पर चढ़े दिखे, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेंदुए ने ये लगाई लंबी छलांग और जंगल में हो गया फरार। एक बार फिर से देखिए लखीमपुर खीरी के इस तेंदुए की छलांग। नीचे लोग खड़े थे जिनमें किसी के हाथ में मोबाइल थे तो किसी के हाथ में लाठी डंडे। तेंदुआ देखकर शोर मचा तो तेंदुए ने लगा दी सेमर के ऊंचे पेड़ से छलांग। आगे आगे तेंदुआ और पीछे पीछे लोग और ये तेंदुआ भाग गया। अब इसके शावक से मिलिए। पेड़ के ठीक नीचे लोग खड़े हो गए। ये छोटा सा तेंदुआ लंबी छलांग तो नहीं मार पाया, लेकिन भीड़ से घबराया छोटा तेंदुआ पेड़ में ही इधर उधर चहलकदमी करने लगा। बताया जा रहा है कि बड़ा तेंदुआ तो भाग गया, लेकिन छोटा तेंदुआ अभी भी इस जंगल में मौजूद है। वन विभाग के मुताबिक इन तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगे हैं और जल्द ही तेंदुआ उनकी पकड़ में होगा।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जो कि आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, अब एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़की उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछती है तो अपने कान पकड़ लेते हैं और हिंदी में सवाल पूछने के लिए कहते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पहले का है, जब वो 12 जिले के दौरे पर गए थे। इसी बीच जन सुनवाई के दौरान दामिनी नाम की लड़की ने सरकारी स्कूल की दयनीय हालत को लेकर अंग्रेजी में सवाल पूछा तो शिक्षा मंत्री कान पकड़कर कहने लगे उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। जैसे ही मंत्री जी अंग्रेजी नहीं आने की बात कही, वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। मंत्री जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को अंग्रेजी नहीं आती तो आप गलत हैं। वो सिर्फ ये संदेश देना चाहते थे कि छात्रा की बात को सभागार में मौजूद सभी लोग समझ सकें। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। बकरीद के दिन आरोपी रेप के बाद हत्या कर बच्ची को सूटकेस में बंद कर दिया और फ्लैट लॉक करके फरार हो गया। परिजनों को जानकारी मिली तो कोहराम मच गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। फिलहाल लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं कुछ लोग। उसके साथ ही लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इंसाफ मांग रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी हो। बताया जा रहा है कि बच्ची आरोपी को पहचानती थी। जान पहचान होने की वजह से उसके साथ फ्लैट में गई थी। वो लड़का नशा करता है, नशा करने के बाद उसने उस बेटी को, वो मामू कहती थी उसको, और मामू ने उस बच्ची के साथ ऐसा क्या काम करा। नाराज लोग मुख्यमंत्री से इंसाफ और आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आके हमें इंसाफ दिलाना पड़ेगा। वो 9 साल की बच्ची है, कलेजा फट जाता है माँ के और बाप का। जब छोटी सी बच्ची का रेप होता है ना तो कलेजा फट जाता है माँ बाप का। आरोपी रेप के बाद बच्ची की हत्या कर फरार हो चुका था। किसी को पता नहीं था कि फ्लैट के अंदर क्या हुआ, लेकिन जब देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने छानबीन शुरू की। 3 से 4 घंटे इधर उधर तलाश किया, फिर बच्ची की जानकारी हासिल हुई। शनिवार शाम 9 साल की बच्ची बर्फ देने के लिए अपनी बड़ी मम्मी के घर निकली थी, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाई। मैंने बहुत ढूंढा, मैं कैरियर सी के पापा मस्जिद में ऐलान लगवा दो। हम मस्जिद गए, घर घर खटकाया मैंने ढूंढने के लिए। किसी के पास बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच एक परिवार ने बताया कि बच्ची को एक युवक फ्लैट में लेकर जा रहा था। जो सामने लोग रहते हैं उन्होंने देखा था, उसने आवाज लगा के बुलाया था बच्चे को। परिजन जैसे ही फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए, सामने एक सूटकेस मिला जिसमें बच्ची की बॉडी थी। उसके बाद ना उसके शरीर पर नीचे कपड़े नहीं थे। फिर इसे हम लेकर के गली के नर्सिंग होम पर भागे। उन्होंने कह दिया देख के इन्हें अस्पताल लेके जाओ। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं। चिराग पासवान के एक बयान से बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। आरा में आयोजित एलजेपी की रैली में चिराग ने चुनाव लड़ने का संकेत दिया। साथ ही ये भी कहा कि वो बिहार की 243 सीटों पर लड़ेंगे। इस बयान के बाद सियासी सस्पेंस बढ़ गया है। मंच से चिराग ने बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात की और कहा कि उनका सपना है कि किसी बिहारी को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके बाद चिराग ने ऐलान किया कि वो बिहार की 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ेंगे। एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। चिराग ने 243 सीटों पर अपने चेहरे के जरिए एनडीए को मजबूत करने का दावा तो किया, लेकिन इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो खुद किस सीट से लड़ेंगे। हालांकि मंच से कहा कि इसका फैसला जनता करेगी और पार्टी कह रही है कि अब गेंद चिराग के पाले में है। सब अपना अपना लिख करके हमारे पास करें कि चिराग जी को कहिए कि हमारे यहाँ से लड़ा, हमारे हमने सब डॉक्यूमेंट्स आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दिया है। अब वो निर्णय लेंगे कि कौन सा विधानसभा चुनेंगे। एक तो गर्मी की छुट्टियां और ऊपर से वीकेंड, इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ों पर दिख रहा है। हरिद्वार में हालात ऐसे बन गए हैं कि 1 किलोमीटर का सफर पूरा करने के लिए लोगों को कई घंटे लग रहे हैं। नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही थी। पूरे शहर में जाम के हालात बन गए। हाईवे से लेकर शहर के भीतरी हिस्सों में भारी जाम लगा रहा और इस जाम में एम्बुलेंस के अंदर कई मरीजों की जिंदगी भी फंसी रही। बच्चा परेशान है, ऑक्सीजन पे है बच्चा।
मरीज को कहाँ लेके जा रहे हैं? ऋषिकेश सर। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो भी था और कई लोगों ने इस रोड शो को भी जाम का जिम्मेदार बताया। हम बद्रीनाथ जा रहे हूँ भाई, 4 घंटे जाम में फंसा रखा है पुलिस वालों ने, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, ये जाओ वो जाओ। रैली में कोई आदमी नहीं है, लेकिन इन्होंने जाम में यात्रा वाले आदमी फंसा रखे हैं। कोई इस जाम में 4 घंटे फंसा तो कोई 5 घंटे। एक तो चुभती गर्मी और ऊपर से जाम। वीकेंड के दिन लोग दिन भर ऐसे ही परेशान रहे। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। फिलहाल यहां पर वक्त ब्रेक का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।